आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग इसी पैटर्न पे लड़ी जाएगी जो यूक्रेन में हो रहा है इस वक्त। मुझे ये ना कहिए कि इंडिया जो है वो रूस नहीं है और हम यूक्रेन नहीं है। पाकिस्तान में मैं बहुत खुदकुश मेंटालिटी देखता हूँ ये कि लोग हमसे कहते हैं कि चीन हमारी मदद को आ जाएगा। 71 में यही धोखा हमने कौम को दिया था, अमेरिकन 7th फ्लीट हमारी मदद को आ रहा है। हम इसी डिल्यूजन और धोखे में अपना मुल्क गंवा चुके हैं कि आपसे पूछे बगैर एक सरप्राइज अटैक अगर पाकिस्तान पर 4000 मिसाइल और स्ट्राइक्स कर देते हैं वो हमारे तमाम कमांड कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर, हमारे पावर स्टेशन पे, ब्रिजेस पे, फिर आप क्या करेंगे? और उसके बाद इंडिया की लाखों फौज अगर दाखिल हो जाती है 4-5 स्ट्रांग पॉइंट्स के साथ, पेनिट्रेट करती है, सिंध में पेनिट्रेट करती है, लाहौर पे आती है, सियालकोट पे, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर, इन तमाम रीजन में वो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अगर दाखिल होते हैं तो आप सरहद पे उनको नहीं रोक सकेंगे। बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि जंग आनी है। इंडिया का लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट और जो उनकी पागलपन और दीवानापन है, मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की उनके साथ जंग ना हो चंद महीनों में, चंद हफ्तों में, किसी भी लम्हे। एक्चुअली इट कैन हैपन एनी मोमेंट नाउ। हर एक को आइडिया आ रहा है, इंडिया को आइडिया आ रहा है, अगर वो कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। एक और धमाकेदार न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाएंगे पाकिस्तान मीडिया खुल के बता रहा है कि जिस तरह रूस ने यूक्रेन के साथ किया है और आज यूक्रेन की हालत ख़राब हो गई है, उसी तरह पाकिस्तान के साथ भी इंडिया करने वाला है और ये बहुत जल्दी होने वाला है। कुछ इस तरीके का दावा पाक मीडिया इस वीडियो में बता रहा है दोस्तों। साथ ही साथ पाक मीडिया यह भी बता रहा है कि जब ऐसा वक्त आएगा तो इंडिया पाकिस्तान का इतना बुरा हाल कर देंगे कि पाकिस्तान कुछ भी उखड़ नहीं पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग इसी पैटर्न पे लड़ी जाएगी जो यूक्रेन में हो रहा है इस वक्त। मुझे ये ना कहिए कि इंडिया जो है वो रूस नहीं है और हम यूक्रेन नहीं है। वो दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, यूक्रेन एटमी ताकत नहीं है। वो था एक जमाने में, उसने अपने तमाम 1200-1300 एटमी हथियार उसने सरेंडर कर दिए। मगर उसके बावजूद मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिमिलैरिटीज हैं इस जंग की कि जो इंडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह इसको डिप्लॉय करेगा। जो बहुत अहम नुक्ता पाकिस्तानियों को समझने का है यहाँ पर, जो पाकिस्तान में आज कहा जाता है डिफेंस बजट खत्म कर दे, एटमी प्रोग्राम की हमें क्या जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने भी एक ऐलान किया था कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हम एटमी हथियार छोड़ देंगे। ऐसे खुदकुश बयानात जब हुक्मरान वक्त देना शुरू कर दे तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही सब कुछ यूक्रेन के हुक्मरानों ने किया था। जब सोवियत यूनियन टूटा तो 1200-1300 एटमी हथियार यूक्रेन में रखे हुए थे। वो एक दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क था। इसको अमेरिकन ने, नेटो ने, आसपास के लोगों ने कहा यार तुम्हें एटमी हथियारों का क्या करना है, तुम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ चले जाओ। आजकल यही अल्फाज मोहिद यूसुफ ज्यादा इस्तेमाल करता है। आप जियो इकोनॉमिक्स की तरफ चले जाएं, आपको जियो पॉलिटिक्स की तरफ जाने की क्या जरूरत है। ये जाहिल समझते नहीं है कि जियो इकोनॉमिक्स जियो पॉलिटिक्स के बगैर हो ही नहीं सकती है। जंग की क्या जरूरत है, हम सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, अमन आ चुका है, सोवियत यूनियन टूट चुका है, आप अपने एटमी हथियार हमें दे दें। और यूक्रेन की उस वक्त की क़यादत ने इस बात पे कि हमें डेवलपमेंट आप देंगे, पैसे आप हमें देंगे, हम सड़कें अच्छी बनाएंगे, स्कूल अच्छे बनाएंगे, हेल्थ केयर अच्छी बनाएंगे, वही सब चीज एग्जैक्टली जो आज पाकिस्तान को कही जाती है कि आप सेहत पे, हेल्थ पे, तालीम पे खर्च करें, हथियारों पे क्यों खर्च करते हैं। इन्होंने सारे हथियार उठा के रूस को और दुनिया की दूसरी ताकतों को दिए और डिसमेंटल करके, तोड़ के खत्म कर दिया। एक एटमी हथियार यूक्रेन के पास नहीं था। और आज 30 साल के बाद यूक्रेन चीखें मार रहा है, पूरी दुनिया से कह रहा है मुझे बचाओ। उसके पास सड़कें भी हैं, उसके पास बेहतरीन शहर हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जदीद यूरोपियन मुल्क है, तालीम भी है, हेल्थ केयर भी है, लेकिन अब उसकी आज़ादी चली जाएगी क्योंकि उसके पास एटमी हथियार नहीं है। उसकी फौज भी कम करती है। उसने इतना बड़ा मुल्क, 3 लाख की फौज थी खाली उसके पास, रूस के पास 30 लाख की फौज है। और यूक्रेन ने अपनी सिक्योरिटी जब नेटो के हवाले कर दी, ये बहुत बड़ा पैगाम है कि कभी अपने हथियार दुश्मन के हवाले ना करो। उसकी उस उम्मीद और आसरे और वादे पे कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे जब तुम मुश्किल में होगे। दूसरी बात, कभी किसी पे एतबार ना करो कि वो तुम्हारी जंग लड़ेगा, तुमने अपनी जंग खुद लड़नी है। पाकिस्तान में मैं बहुत खुदकुश मेंटालिटी देखता हूं ये कि लोग हमसे कहते हैं कि चीन हमारी मदद को आ जाएगा। 71 में यही धोखा हमने कौम को दिया था, अमेरिकन 7th फ्लीट हमारी मदद को आ रहा है। हम इसी डिल्यूजन और धोखे में अपना मुल्क गंवा चुके हैं कि अमेरिकन आ रहे हैं बचाने के लिए। आज कहते हैं जी इंडिया हमला ही नहीं कर सकता, चाइना बचा लेगा हम, या अगर जंग हो भी गई तो बड़ी ताकतें बीच में आके जंग रोक देंगी। बाकायदा हमारे डिफेंस के इदारों के अंदर यही डिस्कशन होती है। कोई लॉन्ग टर्म वॉर की प्लानिंग ही नहीं है क्योंकि किसी को जंग हो ही नहीं सकती, एटमी दौर है। क्यों? एटमी दौर में रूस और नेटो के दरमियान जंग हो रही है कि नहीं हो रही?
وہ جنگ یوکرین اور روس کے درمیان نہیں ہے, وہ جنگ نیٹو اور روس کے درمیان ہے, اور ایٹمی دور میں ہی ہو رہی ہے. روس نے اپنے بیلسٹک میزائل نکال لیے ہیں باہر, اور نیٹو کے خوف کے مارے نیٹو کی جان نکلی ہوئی ہے. خودکش پالیسیز بناتا رہا. اپنے ساتھ اتنا بڑا روس ہے, اس کو بھڑکا رہے ہو تم امریکہ کے آسرے پہ جو 7 سمندر دور بیٹھا ہوا ہے. اور پھر جب تم نے دیکھا ہے کہ روس میسو ڈپلائمنٹ کر رہا ہے, اتنی بھاری ڈپلائمنٹ جو روس نے کبھی نہیں کی اس سے پہلے, وہ کر رہا ہے ایک ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے, اس کے باوجود اس خوش فہمی میں بیٹھے رہے جنگ تو ہو ہی نہیں سکتی, جنگ تو ہوگی ہی نہیں, روس تو حملہ ہی نہیں کرے گا. پاکستان میں بھی یہی سوچ ہے. انڈیا مسلسل ڈپلائمنٹ کر رہا ہے. اپنی تاریخ میں انڈیا نے کبھی اتنی بھاری ڈپلائمنٹ نہیں کی جتنی اس وقت کر رہا ہے. پرچیزنگ ہو رہی ہے, ایکوزیشنز ہیں, ویپنز پروگرامز آ رہے ہیں, S-400 سے لے کے رافیل سے لے کر. آپ کے خیال میں انڈیا یہ سب کچھ چائنا کے لیے کر رہا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ سب کچھ سری لنکا اور برما اور نیپال اور بنگلہ دیش کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ اتنی بھاری ڈپلائمنٹ, یہی ڈپلائمنٹ انڈیا نے کی تھی 71 میں. 9 مہینے جنرل مانک شو نے پورے مشرقی پاکستان کے گرد ایک میسو جال بچھایا, اور پاکستان آرمی کو وہاں یہ رول دیا گیا کہ مشرقی پاکستان میں آپ نے صرف پولیس ڈیوٹی کرنی ہے, لا اینڈ آرڈر مکتی بانی کے خلاف آپریشن کرنا ہے. آپ نے ان کو جنگ کے لیے تیار ہی نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس وقت حکومت کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ انڈیا جس لیول کی ڈپلائمنٹ کر رہا ہے وہ انویژن لیول ڈپلائمنٹ ہے, اس نے اندر آنا ہی آنا ہے. یہ ریاست کی پوری حماقت اور جہالت جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ کے الگ ہو گیا. تو آج ہم ایسی خودکش باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں یوکرین میں نظر آیا کہ رشیا نے 6 مہینے لگائے ہیں ڈپلائمنٹ کرنے میں, انڈیا نے پچھلے 8-9 مہینے لگائے ہیں ڈپلائمنٹ کرنے میں. رشیا نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ نیٹو کے پاس 4 نیوکلیئر ویپن سٹیٹس ہیں کہ جو اس کو روکیں گی. وہ چڑھ دوڑا اس کے اوپر, براہ راست نیٹو کے ساتھ تصادم کیا اس نے یوکرین میں داخل ہو کر, اور نیٹو من کرتا رہ گیا, کچھ نہیں کرتا. لیکن اب وہ پرووک کر رہا ہے اس کو. اور انڈیا نے کبھی پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے. انڈیا نے جب حملہ کرنا چاہا ہے اس نے کیا ہے. یاد رکھیے گا ہٹلر کی مینٹالٹی, جب ملٹری پاور ایک فاشسٹ آئیڈیالوجی کے پاس ہو جائے پھر وہ انپریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں. پھر آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا, کیونکہ وہ آپ کی ساری کیلکولیشن سے باہر کام کرے گا, بیکاز باولا کتا ہے وہ. مودی جس قسم کا باولا کتا ہے, آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ایک چیز پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے گا, اور اگر کوئی پاکستانی سمجھتا ہے کہ حملہ نہیں کرے گا تو اپنے دماغ کا علاج کرائے, اور اگر حکمران وقت یہ سمجھتا ہے تو پھر پوری قوم کو ڈبو دے گا, جیسے یوکرین کے صدر نے اپنی قوم کو ڈبو دیا. کیونکہ تھا مسخرہ, وہ سیاست نہیں آتی تھی, ایکسیڈنٹل تھا, حادثاتی طور پر چونکہ سیلیبریٹی تھا لہذا اس کو حکمران بنا دیا گیا. یا ایک بات یاد رکھیے گا جو بڑا کلیئر میسج یہاں پہ نظر آ رہا ہے, جب ایک مرتبہ ایک بڑا ملک جس طرح یوکرین اور روس کا یہی تقریباً سائز کا فرق, مطلب پاور اور طاقت کا فرض ہے جو پاکستان اور انڈیا کا, جب ایک بہت بڑا ملک روس جیسا ملک پوری قوت کے ساتھ حملہ کرتا ہے کسی ایسے ملک کے اوپر